सो वेलकम एवरीवन। आज हम हैं लेक्चर नंबर थर्ड में। ये अपना है ऑब्जेक्टिव सीरीज, ये सीरीज थर्ड है। पहले दो लेक्चर अपन ने हाइड्रोलॉजी के जो है वो कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में अपन ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी जो कि है एक्वीफर्स, उसका अपन पूरा कवरेज करेंगे। ओके, तो मैं थोड़ी प्लानिंग बता देता हूँ आपको। दो लेक्चर्स अपने हाइड्रोलॉजी के हो गए हैं, एक लेक्चर अपने होंगे ग्राउंड वाटर के। ओके, देन नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में जो है वो सॉइल इरोजन एंड स्ट्रक्चर जो है दोनों कवर हो जाए। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा, तो मे बी एक से दो लेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, एक लेक्चर मैं डेडिकेट करूंगा ड्रेनेज और इरिगेशन के लिए। ठीक है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे इरिगेशन के लिए। एक लेक्चर अपना जो बनेगा वो बनेगा मिसलेनियस, सर्वेइंग, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, जो जो भी टॉपिक बचेंगे छोटे मोटे सर्वेइंग के, ओपन चैनल फ्लो के छोटे छोटे टॉपिक से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है तो उस पर करूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन 5 से 6 सीरीज में जो है वो आपका पूरा कवर कर दूं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें मैं, है ना। तो कोशिश मैंने पहले भी आपसे यही बोला था कि 50 से 60% आएंगे। आपको पता है कि 280 पोस्ट समथिंग है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ऑन एन एवरेज जितनी भी एग्जाम्स यहाँ राजस्थान में पहले हुई हैं, एईएंस की एग्जाम तो पहली बार हो रही है ऑब्जेक्टिव बेस पे, बट अगर जेईएन से अपन कंपैरिजन करें तो लगभग हो सकता है कि इसका 50% जो है वो कट ऑफ जाएगा। ओके, हो सकता है कम भी जाए क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन इसमें सभी टेक्निकल आ रहे हैं, जो पहली बार हो रहा है ऐसा, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इससे कम भी हो जाए, बट 50% ऑन एन एवरेज जो है वो इसका कट ऑफ जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि 150 क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन जो अगर सही कर लेगा तो लगभग उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मे बी, है ना। तो हालांकि डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्जाम हो रहा है, कितने एप्लीकेंट है, बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है 75 क्वेश्चन तक वाले जो है वो सिलेक्शन हो जाए। अब 75 में भी ये रहेगा कि अगर सॉइल वाटर के अगर 150 में से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लगभग आपने अगर 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, हालांकि दूसरे उसमें भी हैं, बट अगर आप चलो 60 क्वेश्चंस आपने कर लिए और दूसरे जो बचे सेक्शन से उसमें आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, 10-15 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपका यहाँ पर कट ऑफ क्लियर हो सकता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50-60 क्वेश्चंस तो इससे आना तय है, एश्योर कर रहा हूं मैं। तो अगर इन सीरीज को, इन 5-6 लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से कवर कर लिया, तो एटलीस्ट आप ये है कि आप अपने कट ऑफ के करीब जाने के लिए 90-95% जो है आपने कट ऑफ के करीब जाने के लिए आप तैयार हो जाओगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करिएगा कि इन सीरीज को, इन टॉपिक्स को जो मैंने आपको वन लाइनर सीरीज बनाया है इसको अच्छे से कवर करें। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स पढ़ लीजिएगा। जिनने थ्योरेटिकल लेक्चर्स अच्छे से कवर किया उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है ये, बट जिनने अगर कवर नहीं किया है तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम नहीं निकला है। अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ इसको याद कर ले, आप मेमोराइज कर ले। ठीक है, छोटा मोटा लॉजिक लगा के आप इसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुछ हो सकता है कि स्क्रॉल करते टाइम में कुछ लाइंस हो सकता है कि मिस कर जाऊं, ठीक है, तो कोशिश मैं कर रहा हूं कि इसको जल्दी से जल्दी हर एक पॉइंट को मैं लूं, बट अगर स्क्रॉल करते टाइम कोई लाइन छूट गई है, कुछ भी हो गई, तो आप उसको अपने नोट्स में तो कम से कम कवर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना के रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं कि कौन सा पॉइंट है, क्योंकि हर एक जो छोटा से छोटा पॉइंट है यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ओके, और मैंने लिया भी ऐसी इसी तरीके से उसको, है ना। तो कोई भी अगर स्क्रॉल करते टाइम कोई अगर पॉइंट छूट जाता है तो उसको आप अपने नोट में कवर कर लीजिएगा। अगर आप उसमें डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, बट आप अपने रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में, एक्वीफर्स के बारे में। ओके, तो ठीक है, तो मैंने आपको पहले वाले हाइड्रोलॉजी के, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के पार्ट में बताया था कि दो टाइप के जोन्स होते हैं, जोन ऑफ एरेशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जोन है, इसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन, और ये नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन जोन ऑफ एरेशन को? जोन ऑफ एरेशन वेयर द इंटरस्टिक्स, ठीक है, इंटरस्टिक्स या अपन बोल सकते हैं ओपनिंग्स। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि कुछ सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो है स्पूर स्पेस होता है जिसको अपन बोलते हैं वॉइड्स। तो होता क्या है कि जोन ऑफ एरेशन में कि ये जो वॉइड्स होते हैं या ओपनिंग्स होती हैं, इसमें वाटर जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है, पार्शियली ये फिल्ड होते हैं और पार्शियली ये अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन। और जोन ऑफ सैचुरेशन क्या होता है कि इसमें जो वाटर है फुली फिल्ड होता है। ठीक है, जो ओपनिंग से इसमें सॉरी जो ओपनिंग से या इंटरस्टिक्स है वो पूरी तरह से फिल्ड होती है। ठीक है, तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे?
Zone of aeration is the upper strata of the earth where the openings partially filled with water, and zone of saturation क्या, upper strata of the soil where openings fully filled water। ठीक है, तो जो एक और आप इसको बता देता हूँ, जोन ऑफ एरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। सॉइल वाटर जोन होता है, इंटरमीडिएट जोन या वेटोजा जोन जिसको बोलते हैं अपन, और ये होता है कैपिलरी जोन। ठीक है, और जोन ऑफ सैचुरेशन जो होता है, जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, और ये जो लाइन डिवाइड करती है उसको अपन बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल, क्योंकि अपन को पता है ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो वाटर जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड होती है, और अपर में जो होती है वो पार्शियली सैचुरेटेड होती है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि ये यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है, और ये ऊपर जो है ये नेगेटिव प्रेशर, या अपन बोल सकते हैं कि जीरो प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर के बीच में जनरेट होता है। ठीक है, इस कारण से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक कैपिलरी फ्रिंज बनती है, मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑटोमेटिकली इस ग्राउंड वाटर से होके थोड़ा ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो जो सैचुरेशन है वो थोड़ा ऊपर तक होता है, इसलिए यहाँ पर एक कैपिलरी फ्रिंज बन जाती है। कारण क्या है इसका, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जोन ऑफ एरेशन में जो है वो वाटर होता है अंडर नो टेंशन, एंड जोन ऑफ सैचुरेशन में जो वाटर होता है वो अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, देन अपन बात करते हैं एक्वीफर्स की। तो एक्वीफर्स क्या होते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होते हैं दैट इज परवियस इनफ टू होल्ड द वाटर एंड द यील्ड द वाटर एट द सिग्निफिकेंट रेट। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक्वीफर्स अपन उस टाइप के सॉइल स्ट्रेटा को बोलते हैं जब पोरस हो। ठीक है, पहली बात है पोरस होगा तो वो वाटर को होल्ड करके रखेगा, बट जब अपन को यील्ड नीड हो तो उसको वो सफिशिएंट रेट से यील्ड कर सके। ठीक है, यहां पर आया है सफिशिएंट रेट, सफिशिएंट मतलब सिग्निफिकेंट रेट। तो हो सकता है कि कोई हालांकि ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है, सब्जेक्टिव मैटर है ये सिग्निफिकेंट रेट। हो सकता है कि कोई अपन जगह है जहां पर अपन को वाटर की नीड बहुत ज्यादा, कोई इंडस्ट्रियल पर्पज से कहीं अपन ने वेल खोदे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है वो एक्वीफर एक सफिशिएंट रेट से यील्ड नहीं कर सकता जितनी अपनी नीड है, वहां पर अपन को नीड ज्यादा है, तो वहां पर उस सॉइल स्ट्राटा को, उस जियोलॉजिकल एंटिटी को अपन एक्वीफर नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट सेम जियोलॉजिकल एंटिटी अगर अपने कोई एरेबल लैंड में या डोमेस्टिक में हो, ठीक है, वहां पर अपन को वाटर डिमांड कम हो, ठीक है, तो वहां पर वो सफिशिएंट यील्ड जनरेट कर रहा है जितनी अपन को डिमांड है, तो वो वहां पर उसको अपन बोलेंगे एक्वीफर्स। ठीक है, तो एक्वीफर्स को डिफाइन कैसे करते हैं कि परवियस होगा तो मतलब होल्ड कर सकता है वाटर, और यील्ड करेगा बट एट अ सिग्निफिकेंट रेट, जो अपने यूज का हो उस रेट से वो अगर यील्ड करता है तो अपन उसको बोलते हैं एक्वीफर्स। ठीक है, एक्वीफर की जो प्रॉपर्टी है वो इन टर्म्स ऑफ द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, ट्रांसमिटिविटी है, स्टोरेज कोफिशिएंट है। ठीक है, ये कन्फाइंड और सेमी कन्फाइंड दोनों के लिए है, बट सेमी कन्फाइंड में एडिशनली दो प्रॉपर्टी होती है, लीकेज फैक्टर और हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। ये आप याद रख लीजिए, इसके लिए मैंने एक टेबल भी बनाया, आगे अपन डिस्कस करेंगे। ओके, देन अपन बात करते हैं कि जो सॉइल स्ट्राटा होते हैं, जो सॉइल फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे एक्वीफर अपन ने पढ़ लिए कि इनफ पोरस होता है, इनफ ट्रांसमिसिबल होता है। ठीक है, कुछ सॉइल फॉर्मेशन दूसरी कैटेगरी के भी होते हैं, जैसे एक्विक्लूड। एक्विक्लूड जो कि क्ले फॉर्मेशन होता है बेसिकली, इसका एग्जांपल है। तो क्ले में आपको पता है कि पोरोसिटी जो होती है बट इसकी ट्रांसमिटिविटी या इसकी परमिबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो परमिबिलिटी कम होती है इसलिए यील्ड कम करता है। ओके, तो एक्विक्लूड क्या है कि पोरस होता है, क्ले फॉर्मेशन आपको पता है उसकी पोरोसिटी हाई होती है, बट ट्रांसमिशन रेट उसका नहीं होता। ट्रांसमिशन रेट नहीं होता इसका मतलब ये है कि वो नील नहीं होता, बट उसका सिग्निफिकेंट रेट नहीं होता ट्रांसमिशन का। ठीक है, तो ऐसे अपन को सॉइल फॉर्मेशंस को अपन बोलते हैं एक्विक्लूड। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज एसेंशियली इम्परमिएबल फॉर द फ्लो, इम्परमिएबल फॉर द फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है, तो यहां पर बात आ रही है सिग्निफिकेंट रेट की। ओके, यहां पर आप ये मत समझिएगा कि परफेक्टली इम्परमिएबल है वो। ठीक है, ट्रांसमिशन उसमें हो रहा है बट सिग्निफिकेंट रेट से नहीं हो रहा जितना अपन को चाहिए, इसलिए अपन बोलते हैं उसको इम्परमिएबल फॉर द फ्लो ऑफ द वाटर इनफ। ओके, इवन थ्रू इट मे हैव द कंटेन्स द वाटर इन योर पोर्स। इसका मतलब है कि उसमें पोरोसिटी है, वो होल्ड कर सकता है वाटर, बट वो इम्परमिएबल टू फॉर द फ्लो है। तो ऐसे अपन फॉर्मेशन को बोलते हैं एक्विक्लूड। दूसरी जगह अपन देखते हैं एक्विटार्ड। एक्विटार्ड क्या है कि अपन मान सकते हैं कोई भी रॉक से विद क्रैक्स में। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन में क्या होता है कि ऐसी बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, उनके बीच में से क्रैक्स होते हैं। ठीक है, तो क्रैक्स में जो है बैरियर नहीं होता, इसमें जो सॉइल ट्रांसमिशन रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर फॉर्मेशन। बट अपन को पता है कि जो क्ले फॉर्मेशन सॉरी जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसमें पोरोसिटी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल पोर्स नहीं होते, बिल्कुल वर्ड्स नहीं होते, तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, बट वो वाटर को ट्रांसमिट कर सकता है। किस कंडीशन में, अगर रॉक्स के बीच में फ्रैक्चर्स हैं तो, ठीक है, क्रैक्स हैं तो। ठीक है, तो अगर रॉक्स के बीच में क्रैक्स हैं तो इस टाइप के फॉर्मेशन को अपन बोला एक्विटार्ड। क्या होते हैं, पोरोसिटी नहीं होती बट ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल। सीपेज इज पॉसिबल मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू द सीपेज, लैटरली या डाउनवर्ड। ओके, बट नॉट पोरस।
ये पोरस नहीं होती है, वाटर होल्ड करके नहीं सकते, बट ठीक है ट्रांसमिशन कर सकते हैं लाइक द रॉक्स विद द क्रेक, ठीक है। देन अपने पास थर्ड टाइप के सॉइल फॉर्मेशन होते हैं, वो होते हैं एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज क्या होते हैं कि पोरोसिटी भी नहीं होती है और इसका ट्रांसमिशन भी बिल्कुल नहीं होता है, जैसे ग्रेनाइट फॉर्मेशन, ठीक है, हार्ड रॉक की ग्रेनाइट फॉर्मेशन। ग्रेनाइट फॉर्मेशन में आपको पता है क्रैक्स बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ये रॉक है तो उसमें पोरोसिटी तो वैसे निल होती है, इसमें होल्डिंग ऑफ वाटर निग्लिजिबल होती है और ये ट्रांसमिशन भी नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि इसमें क्रैक्स नहीं है, ओके। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोरस, पोरस नहीं है, नॉन परमेबल, एंड देयर आर नो इंटरकनेक्टेड ओपनिंग्स, ठीक है। तो मैं इंटरकनेक्टेड ओपनिंग्स क्या है, क्रैक्स, ठीक है। इंटरकनेक्टेड ओपनिंग्स होती हैं, ये एक दूसरे को कनेक्ट करती है फॉर्मेशंस को, ठीक है। एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन को कनेक्ट करती है क्रैक्स, इसलिए इसको ऊपर बोलते हैं इंटरकनेक्टेड ओपनिंग्स, दो फॉर्मेशंस को कनेक्ट कर रही है जिससे अपना ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड ओपनिंग्स का मतलब क्या है कि वहां पर क्रैक्स नहीं मिल रहा, वहां पैसेज नहीं मिल रहा, बट इट कैन नॉट ट्रांसमिट द वाटर, ओके। तो इस टाइप के सॉइल फॉर्मेशन को बोलते हैं अपन एक्वीफ्यूज, ठीक है। देन अपन बात करते हैं एक्वीफर्स में सब क्लासिफिकेशन की, ठीक है। एक्वीफर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कन्फाइंड और सेमी कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। तो ये आप छोटा सा डायग्राम है, तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो होते हैं, जियोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि उसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि इस टाइप का एक रफ डायग्राम है, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो है और ये अपने पास इम्परमिएबल लेयर, ठीक है। इम्परमिएबल लेयर होती है, इम्परवियस होती है, हार्ड रॉक होता है, इससे वाटर ट्रांसमिशन लगभग नील होता है, कोई भी वाटर ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर कोई भी वाटर रिचार्ज ऊपर से हो रहा है तो यहाँ पर जो है ये जो इम्परमेबल लेयर है इसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो अपने अपन गया यहाँ पर जोन ऑफ एरेशन और ये हो गया अपने पास जोन ऑफ सैचुरेशन, ओके। बट होता क्या है कि कुछ जो वाटर होता है वो ऐसी दो इम्परमेबल लेयर के बीच में ट्रैप्ड होता है, ठीक है, कन्फाइंड होता है। कन्फाइंड होता है इसका मतलब है यहाँ भी इम्परमेबल लेयर है, यहाँ भी इम्परमेबल लेयर है, तो वाटर यहाँ भी मूव नहीं कर सकता, यहाँ भी मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ बीच में ट्रैप होता है और इसका रिचार्ज एरिया जो होता है वो कहीं दूर होता है, ठीक है। यहाँ का वाटर रिचार्ज होकर नीचे नहीं आ रहा है, ओके। इस कारण से क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोलिक हेड है, हाइड्रोलिक हेड इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर कोई भी अगर अपन वेल डक करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आर्टिशियन वेल लेगा, अगर डक करेंगे अपन तो ये जो इसके हाइड्रोलिक हेड यहाँ तक इसका जो वाटर लेवल यहाँ तक ये राइज हो जाएगा। क्यों राइज होगा, क्योंकि इसका हाइड्रोलिक हेड बहुत ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर इम्परमेबिलिटी परफेक्टली इम्परमेबल है, परमेबिलिटी जीरो है, वाटर मूव नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोलिक हेड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे एक्वीफर जो कन्फाइंड होते हैं दो इम्परमेबल लेयर के बीच में उसको वो बोलते हैं कन्फाइंडिंग एक्वीफर, ठीक है। और जो वेल उसमें बनाते हैं अपन उसको अपन बोलते हैं आर्टिशियन वेल, कन्फाइंड वेल या आर्टिशियन वेल, ठीक है। और जो एक्वीफर जिसके नीचे इम्परमिएबल लेयर होती है बट ऊपर में फ्री सरफेस होती है, ठीक है, मतलब एटमोस्फेरिक वाटर होता है या जोन ऑफ एरोशन होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड जोन या पार्शियली सैचुरेटेड जोन होता है, तो ऐसे एक्वीफर्स को बोलते हैं अपन अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होते हैं कि जिसके बिलो इम्परमिएबल फॉर्मेशन होता है बट अपर में जो है वो जोन ऑफ एरेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे एक्वीफर्स को बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर्स, और उसमें जो वाटर जो वेल बनाते हैं अपन उसको बोलते हैं अपन ओपन वेल या सिंपल ओपन वेल होते हैं या अनकन्फाइंड वेल्स होते हैं, ठीक है। या अपन उसको बोलते हैं वाटर टेबल वेल। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था जोन ऑफ एरेशन और जोन सैचुरेशन के बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है उसको अपन बोलते हैं ग्राउंड वाटर लाइन या उसको बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है, वो उसकी वाटर टेबल होती, इसलिए ऐसे एक्वीफर्स को बोलते हैं अपन वाटर टेबल एक्वीफर्स, ठीक है। बट कन्फाइन के केस में क्या होगा कि ये इसकी वाटर टेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें अगर अपन वेल डक कर रहे हैं तो उसका वाटर जो है यहां तक राइज हो रहा है, ओके। तो होता क्या है, दो टाइप की स्टडीज होती है। अगर अपन को ऐसे आर्टिशियन वेल से कन्फाइंड एक्वीफर्स में हाइट निकालना रहता है तो अपन निकालते हैं हाइड्रोस्टेटिक हेड से, या अपन बोलेंगे उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस। पीजोमीटर्स क्या करते हैं कि पीजोमीटर्स आर यूज टू मेजर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ एनी एक्वीफर, किसी भी एक्वीफर को निकालने के लिए। बट होता क्या है कि अनकन्फाइंड एक्वीफर में अपन को पता है कि वाटर टेबल यहां तक है तो इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहीं तक होगा, इसलिए अपन को यहाँ पर पीजोमीटर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। बट कन्फाइंड एक्वीफर्स में क्या होता है कि अपन को एक स्पेशल पीजोमीटर्स की इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो एबव होता है उसके लेवल से, ठीक है, इसलिए अपन को यहाँ पर स्पेशली पीजोमीटर की जरूरत पड़ती है। तो पीजोमीटर से जो रीडिंग आती है अपन उसको बोलते हैं उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। और मल्टीपल पीजोमीटर्स अगर अपन यहाँ इंस्टॉल कर दे, मल्टीपल पीजोमीटर्स यहाँ इंस्टॉल कर दे, तो अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि इस कन्फाइंड एक्वीफर के लिए ये इसकी पीजोमेट्रिक सरफेस है, इसका मतलब है कि यहाँ तक इसका वाटर राइज होगा, यहाँ तक इस कन्फाइंड एक्वीफर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ये सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोइंग वेल क्या होते हैं, फ्लोइंग वेल स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे अनकन्फाइंड एक्वीफर में आपको पता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ तक है, यहाँ तक राइज करेगा। बट कभी कोई डिप्रेशन पॉइंट आ जाता है जहां अपन वेल इंस्टॉल करते हैं, तो होता क्या है कि अब अगर इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ तक, तो ये जो वाटर है वो फ्लोइंग नेचर का होता है, फ्लो अपने आप जो है वो ट्यूबवेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हायर होता है एज कंपेयर टू द एटमोस्फियर, ओके।
तो इस टाइप की स्पेशल कंडीशन को अपन बोलते हैं फ्लोइंग वेल्स। ओके, तो कन्फाइंड एक्विफर्स क्या होता है? द कन्फाइंड एक्विफर्स कन्फाइंड बिटवीन द टू इम्परवियस लेयर, ये अपन ने देख चुके हैं। आर्टिशियन एक्विफर्स क्या होते हैं? एक्विफर फाउंड बिटवीन द टू इम्परमिएबल लेयर। तो आर्टिशियन एक्विफर क्या हुआ? वो भी कन्फाइंड एक्विफर है। ओके, इसको आर्टिशियन भी बोलते हैं। ओके, टू इम्परमिएबल लेयर के बीच में उसको बोलते हैं कन्फाइंड एक्विफर या आर्टिशियन एक्विफर। इन आर्टिशियन एक्विफर द एलिवेशन टू विच द वाटर टेबल लाइसेस इज कॉल्ड एज द पीजोमेट्रिक सरफेस। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बताता है कन्फाइंड एक्विफर में, उसको अपन बोलते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस। ठीक है, और जहां पर प्रेशर अबव द एटमोस्फियर होता है, इसलिए वहां फ्लोइंग जैसी कंडीशन होती है। अगर एटमोस्फियर हुआ तो वो वाटर टेबल एक्विफर कहलाएगा, बट यहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो अबव द एटमोस्फियर होता है। ओके, ये होते हैं अपने पास आर्टिशियन एक्विफर या कन्फाइंड एक्विफर। दूसरा केस होते हैं सेमी कन्फाइंड एक्विफर। सेमी कन्फाइंड एक्विफर क्या होते हैं कि एक स्पेशल केस है। अपन मान लीजिए कि कन्फाइंड एक्विफर है अपने पास, ऐसे मान लेते हैं कि ये एक इम्परमिएबल लेयर है, यहाँ पर वाटर कन्फाइनिंग है, और ये दूसरी इम्परमिएबल लेयर है। ठीक है, इस टाइप के एक्विफर को अपन ने बोले थे कन्फाइंड एक्विफर। बट सेमी कन्फाइंड एक्विफर क्या होते हैं कि बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे इसके लीकेज पॉइंट होते हैं। ठीक है, लीकेज पॉइंट होने के कारण क्या होता है कि अगर कोई एक सिंपल कन्फाइंड एक्विफर है जिसमें जो वाटर है जो यहां तक राइज करता है, ठीक है, बट यहाँ लीकेज होने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो वाटर ट्रैप है उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर धीरे धीरे लूज करता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, जो वाटर राइज करता है वो कहीं मिडिल होता है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि कोई जो उस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में अनकन्फाइंड एक्विफर का लेवल यहाँ है, कन्फाइंड का यहाँ है, तो सेमी कन्फाइंड का कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सेमी कन्फाइंड जो है उसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के बीच में कहीं होता है, क्योंकि वहां पर लीकेज पॉइंट होते हैं बीच बीच में कहीं पर। ठीक है, मोस्ट कॉमन है सेमी कन्फाइंड एक्विफर, क्योंकि कन्फाइंड एक्विफर जो है वो स्पेशल रीजंस में मिलते हैं। सेमी कन्फाइंड एक्विफर जो है वो इन जनरल है, हर जगह मिल जाते हैं। ओके, तो पीजोमेट्रिक हेड इन अ सेमी कन्फाइंड एक्विफर इज ऑलवेज मोर देन द फेरेटिक हेड। इसका मतलब है कि वाटर टेबल से ऊपर रहेंगे। मैंने आपको पहले बताया था अनकन्फाइंड एक्विफर का जो वाटर टेबल है और कन्फाइंड एक्विफर की जो पीजोमेट्रिक सरफेस उसके बीच में कहीं रहेंगे। ठीक है, इस तो वाटर टेबल से हमेशा ऊपर रहेंगे। हाउएवर द रेशियो विल बी डिपेंड अपॉन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड थिकनेस ऑफ द सेमी कन्फाइंड एक्विफर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा लीकेज होगा इसका लेवल इतना ही डाउन होगा, बट ये हमेशा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लीकेज हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, ये इम्परमिएबल ही है, बट थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा है, इसलिए ये हमेशा वाटर टेबल से ऊपर ही रहेंगे। बट उसका जो लेवल रहेगा वो डिपेंड करेगा उसमें कितना लीकेज है, या उसकी ऊपर इम्परमिएबल लेयर है उसमें कितनी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, उसकी कितनी थिकनेस है। ओके, देन पीजोमेट्रिक हेड इन अ सेमी कन्फाइंड एक्विफर लोवर्ड साइमल्टेनियसली विद द पीजोमेट्रिक सरफेस। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे पीजोमेट्रिक सरफेस डाउन होती है तो इसका जो पीजोमेट्रिक हेड है वो भी साइमल्टेनियसली डाउन होता है। ठीक है, जो पीजोमेट्रिक सरफेस है और ये जो है वो साइमल्टेनियसली डाउन हो गया। ओके, अनकन्फाइंड एक्विफर क्या है? अबव द परवियस लेयर होती है जिसके, ठीक है, जोन ऑफ एरेशन वाली, एंड बिलो इम्परवियस लेयर होती है जो कि उसको पूरे वाटर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, विच इज कन्फाइंड एट द बॉटम बट नॉट एट द टॉप। ये भी सेटिस्फाई कर रही कंडीशन। कन्फाइंड होगा नीचे से, कन्फाइंड मतलब इम्परवियस लेयर। ठीक है, कन्फाइंड होता है बॉटम से बट टॉप से नहीं होता है। वाटर रिमेन्स एट द वाटर टेबल इन सच एक्विफर्स। ठीक है, तो इस एक्विफर में क्या होता है कि जो वाटर टेबल है, जोन ऑफ एरेशन जोन ऑफ सैचुरेशन को जो लाइन डिवाइड कर रही है जिसके नीचे जोन ऑफ सैचुरेशन है, उस वाटर टेबल तक ही जो है उसका वाटर लेवल होता है अनकन्फाइंड एक्विफर्स का। ओके, पर्ज एक्विफर क्या होता है? पर्ज एक्विफर स्पेशल टाइप के एक्विफर्स होते हैं। होता क्या है कि आप मान सकते हैं कि ये अपने पास जोन ऑफ एरेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर है वो पार्शियली सैचुरेटेड है। ओके, अनसैचुरेटेड या पार्शियली सैचुरेटेड। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक इम्परमिएबल लेयर है जो इस टाइप के जोन में, वेडुजा जोन में अपन बोल सकते हैं कि जोन ऑफ एरेशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये परफेक्टली इम्परमिएबल लेयर होती है। तो यहाँ से जो वाटर रिचार्ज हो रहा है वो तो ग्राउंड वाटर टेबल का पार्ट बन रहा है, बट यहाँ से जो वाटर रिचार्ज हो रहा है ये इस टाइप का सी शेप होता है। तो इस टाइप का क्या होता है कि बहुत छोटे क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बट नहीं, बट बहुत छोटे क्वांटिटी में यहाँ पर जो है ये वाटर होल्ड करके रखता है। ओके, एक लोकल जोन ऑफ सैचुरेशन बना देता है। ठीक है, यहाँ पर जोन ऑफ सैचुरेशन ये है, बट एक लोकल जोन ऑफ सैचुरेशन यहाँ क्रिएट कर देता है, एक ये इम्परमिएबल बैरियर या जोन लिया। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसलमेर में आप जाइएगा वहां कुई मिलती है। ठीक है, तो लोग वहां बोलते हैं कि एक मिरेकल हो गया। ठीक है, क्योंकि कुई में क्या होता है कि जो वाटर है वो बहुत मीठा होता है, क्योंकि जैसलमेर वाला रीजन क्या सलाइन रीजन है, वहां का जो ग्राउंड वाटर है वो पूर्ण रूप से सलाइन है। बट जहां भी कुई मिलती है, कुई का क्या, एक तो डेप्थ कम होता है तो वो ओपन वेल होती है और उसको जो मैन्युअली डक कर सकते हैं, और उसका पानी बहुत मीठा होता है। तो वहां के लोग गर्मी में कुई का वाटर जो है बहुत उसको अमृत मानते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है, और ऐसे कंडीशन में यूज होता है कि जब कोई भी वाटर रिसोर्स वहां पर सूख जाता है। ओके, ड्राई पीरियड में, पीक ड्राई पीरियड में। ओके, तो इस टाइप के कंडीशन को अपन बोलते हैं पर्ज्ड वाटर। ओके,
तो पर्च वाटर क्या होता है कि पर्च वाटर इज अ वाटर टेबल इज अ स्पेशल केस ऑफ द अनकन्फाइंड एक्वीफर, क्योंकि ये अनकन्फाइंड जोन में ही क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर दो कन्फाइनिंग लेयर नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक स्पेशल केस ऑफ अनकन्फाइंड हो गया क्योंकि बेलो इसके इम्परमीबल है और ऊपर जो है इसमें जोन ऑफ सैचुरेशन, जोन ऑफ एरिशन है, ओके। तो इसलिए हो गया स्पेशल केस ऑफ द अनकन्फाइंड एक्वीफर। अ पर्च वाटर इज अ लोकल जोन ऑफ सैचुरेशन एग्जिस्ट एट सम लेवल अबव द मेन वाटर टेबल, ठीक है। ये मेन वाटर टेबल अपनी जा रही है, ये वाली इसके अबव में है, ये लोकल जोन ऑफ सैचुरेशन, ओके। Then purge water table is occurs when the impervious strata within the zone of erosion interrupts the percolation and make the water accumulation in the limited area above the stratum। ठीक है, तो ये होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये एक बैरियर बनाते हैं, बैरियर बना के क्या करते हैं कि जो वाटर डीप परकुलेट हो रहा उसको बैरियर का काम करके यहाँ पर जोन ऑफ सैचुरेशन बनाते हैं, जोन ऑफ सैचुरेशन बनाते हैं इन द जोन ऑफ एरेशन, ठीक है। इंटरप्ट द परकुलेशन एंड मेक द वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ लिमिटेड एरिया, ठीक है, बहुत छोटे एरिया में होता है लिमिटेड पीरियड के लिए, ओके, अबव द स्ट्रेटम। लीकी एक्वीफर क्या बोलते हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड एक्वीफर बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीकी एक्वीफर। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यही क्वेश्चन आता है लीकी एक्वीफर का कि लीकी एक्वीफर को अपन को कभी सेमी कंफाइंड एक्वीफर से बोलते हैं और वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है, ओके। देन अपन ने वेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि अपन कोई भी वेल को डक करते हैं तो उसमें इनिशियल जो वाटर लेवल उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक वाटर लेवल, और जैसे जैसे उसको पंप करते हैं तो उसमें जो फाइनल वाटर लेवल होता है उसको बोलते हैं पंपिंग वाटर लेवल, जो कि कंटिन्यूअसली डाउन होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिफरेंस को अपन बोलते हैं ड्रा डाउन, ओके। तो इतना सिंपल आपको याद रखने की जरूरत है। देन अपन बात करते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस की। पीजोमेट्रिक सरफेस आपने पहले भी बताया था, इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग द आर्टिशियन प्रेशर। आर्टिशियन प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंफाइंड एक्वीफर्स में यूज कर रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बता रहा है कंफाइंड एक्वीफर का, इन आर्टिशियन एक्वीफर मतलब कंफाइंड एक्वीफर। आर्टिशियन जहां है वहां कंफाइंड है, ओके। देन अपन बात करें नॉन आर्टिशियन जहां है वो नॉन कंफाइंड अनकंफाइंड है, ओके। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन आर्टिशियन एक्वीफर इज समटाइम्स ग्रेटर इनफ टू कॉज द वाटर लेवल टू राइज इन अ वेल, ठीक है। तो होता क्या है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कभी कभी समटाइम्स लिखा बट ऑलवेज, आपको पता कंफाइंड एक्वीफर्स में समटाइम्स नहीं तो ऑलवेज होता है, ग्रेटर होता है टू कॉज द वाटर लेवल इन अ राइज, ओके। Water table in open aquifer well indicates the water table of the unconfined aquifer, while the imaginary line of the piezometric surface indicates the pressure line of the confined aquifer। ये अपन ने देख चुके हैं, जो अनकन्फाइंड एक्वीफर की जो इंडिकेट करता है जो वाटर लेवल होता है वो होता है उसका वाटर टेबल होता है, वो उसका होता है वाटर लेवल। जितना वाटर टेबल होगा उतना ही वाटर लेवल होगा उसमें, जो भी अनकन्फाइंड एक्वीफर में वेल अपन ने खोदे हैं। बट जो कन्फाइंड एक्वीफर्स होते हैं उसमें जो वाटर लेवल होगा वो होगा उसके पीजोमेट्रिक सरफेस, ठीक है, जो शो करेगा उसका प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओके। देन अपन बात करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की। आपको मैंने पहले भी बताया था, डार्चिस ने फ्रेंच इंजीनियर थे डार्चिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं वाटर टेबल, ठीक है। तो अपन ने दो टाइप के, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो वेल्स खोदे अपन ने, एक अनकन्फाइंड एक्वीफर में ये दो वेल है, ओके। तो इसमें वाटर लेवल कहां तक होगा, वाटर टेबल तक, ठीक है। और वाटर टेबल लाइन अपन को ड्रॉ करना है तो इस तरीके से इसकी वाटर टेबल लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, ओके। इस तरीके से इसकी वाटर लेवल लाइन जो वो ड्रॉ होगी। बट कन्फाइंड एक्वीफर्स में क्या होता है कि जो लेवल तो इसका यहाँ तक है बट इसका जो राइज होगा वो यहाँ तक होगा। तो मल्टीपल अगर आप पीजोमीटर्स अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इसका जो है पीजोमेट्रिक सरफेस है, ओके। ये कहलाती है पीजोमेट्रिक सरफेस, जो कि रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ अ कन्फाइंड एक्वीफर। देन अपन बात करते हैं, हेनरी डार्चिस ने डार्चिस लॉ इंट्रोड्यूस किए थे फॉर द डिफाइनिंग द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। उन्होंने ये बोले थे कि अगर पोरस मीडिया, अगर एक कोई ट्यूब में पोरस मीडिया अपन ने भर के रखें जो कि कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, इसमें याद रखिएगा आपको कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, ओके। और यहां से अगर वाटर फ्लो करते हैं तो जो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, या वी अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मल्टीप्लाई बाय द आई। आई अपने पास है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो आप एक चीज और याद रखिएगा, डार्चिस लॉ बर्नौलिस थ्योरम पे बेस्ड है, ओके। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है एच अपॉन एल, डिफरेंस इन हेड अपॉन द लेंथ, ओके। एच के अपने पास हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ओके। और अपन को पता है Q इज इक्वल टू होता है V मल्टीप्लाई बाय द A, या अपन बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू होता है K मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय द A। तो अपन को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अगर डिफाइन करना है, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अगर अपन को डिफाइन करना है तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर I इज इक्वल टू 1 हो, A इज इक्वल टू 1 हो तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा K। तो अपन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर फॉर अ यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड फॉर द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ जब भी आएगा तो वो होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। यहाँ भी देख सकते हैं आप, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर इन लीटर पर डे, ठीक है। यहाँ पर जो है यूनिट दी हुई है, ठीक है, थ्रू द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ द 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द एक्वीफर विद अ यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा K। तो अपन डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ द फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया, ओके। इसमें आप याद रख लीजिएगा, फ्लो लैमिनार होता है, रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 1, पाइप फ्लो में लेस देन 2000, बट इसमें जो होता है लेस देन 1 होता है, ओके।
देन मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सब का डिस्कशन मैंने आपको ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के पार्ट में करके रखा हूं कि क्यों, किस लिए सेमी कन्फाइंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कन्फाइंड की नहीं होती है और वो अनकन्फाइंड की नहीं होती है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है तो वहां जाइएगा। अगर आपको सिर्फ याद करना है, रिवाइज करना है, तो आप ये टेबल थोड़ा एक समराइज कर देता हूं मैं। जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, ये सभी कन्फाइंड एक्विफर्स के लिए होंगे। ये डिपेंड नहीं करती एक्विफर्स पे, क्योंकि ये पोरस मीडिया की प्रॉपर्टी है। पोरस मीडिया जो है वही कन्फाइंड एक्विफर, सेमी कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्विफर सब में पोरस मीडिया मतलब सॉइल फॉर्मेशन, ओके। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी इन जनरल वाली डेफिनेशन से, इन जनरल वाली प्रॉपर्टीज सभी के लिए होंगी, ठीक है। स्टोरेज कोफिशिएंट, स्पेसिफिक स्टोरेज अपन ने बात की थी जो कन्फाइंड एक्विफर्स के लिए और सेमी कन्फाइंड एक्विफर्स के लिए ही डिफाइंड होती है, ठीक है। ये अनकन्फाइंड एक्विफर्स के लिए डिफाइंड नहीं होती है। स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है, ये अपनी जो है कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्विफर्स के लिए, सेमी कन्फाइंड एक्विफर्स के लिए डिफाइन होती है, कन्फाइंड के लिए डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। लीकेज एक्विफर और लीकेज कोफिशिएंट और हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के मैंने आपको बताया था स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ सेमी कन्फाइंड के लिए होती है, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड के लिए नहीं होती। इन जनरल आप याद रखिएगा सेमी कन्फाइंड के लिए सभी प्रॉपर्टीज जो है वो अलाउड होती है, सभी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज। और स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन सिर्फ अनकन्फाइंड एक्विफर्स के लिए होती है, और स्पेसिफिक स्टोरेज और स्टोरेज कोफिशिएंट जो है वो सिर्फ कन्फाइंड एक्विफर्स के लिए होती है, ठीक है। अब क्यों होती है ये मैं अब बीच में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूंगा, बट आपको ज्यादा अच्छे से डिस्कशन वहीं पर होगा, ठीक है। ट्रांसमिटिविटी क्या होती है? द कैपेबिलिटी ऑफ द एंटायर थिकनेस ऑफ द कन्फाइंड एंड सेमी कन्फाइंड एक्विफर्स, ठीक है। तो ट्रांसमिटिविटी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है, सबके लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये कैपेबिलिटी ऑफ द एंटायर थिकनेस बताती है कि कितनी परमेबिलिटी है उसकी, कुछ नहीं है। इसके ट्रांसमिटिविटी डिफाइन करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो अपनी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है फ्लो का, मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस, तो वो थिकनेस की कैपेबिलिटी को बताती है क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया थिकनेस, ठीक है। तो अपन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी परमेबिलिटी को शो करती है, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी, बट उस थिकनेस के लिए कितनी परमेबिलिटी प्रॉपर्टी होगी वो होगा इसकी ट्रांसमिटिविटी, ठीक है। इसको अपन देखें तो इसकी रेंज होती है 10,000 लीटर पर डे पर मीटर से 12 लाख लीटर पर डे पर मीटर, बट इरिगेशन पर्पस के लिए ये वाला जो रेट होता है ट्रांसमिशन रेट 1,20,000 लीटर पर डे पर मीटर सफिशिएंट होता है, ठीक है। ये क्वांटिटी आप याद कर लीजिएगा, ओके। देन अपन बात करते हैं स्टोरेज कोफिशिएंट जो कि कन्फाइंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी होती है, कन्फाइंड और द सेमी कन्फाइंड इक्विपमेंट। सेमी कन्फाइंड के लिए सभी होती है, बट अनकन्फाइंड सेमी कन्फाइंड में कन्फाइंड इक्विपमेंट्स की होती है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है 0.5 टाइम्स 0.1 टू 0.001, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। स्पेसिफिक स्टोरेज स्टोरेज कोफिशिएंट अपॉन द थिकनेस होता है। स्टोरेज कोफिशिएंट जो है वो डिफाइन करते हैं अपन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म के लिए, ठीक है। अगर अपन उसमें से वॉल्यूम में से अगर थिकनेस अलग कर दें और यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और थिकनेस को अलग अलग लें, ठीक है, और इस थिकनेस को डिवाइड कर दें तो अपने पास स्पेसिफिक स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें स्टोरेज कोफिशिएंट का फॉर्मूला कैसे है? गामा बीटा अल्फा प्लस ईटा बीटा, ठीक है। जिसमें गामा है अपने पास स्पेसिफिक वेट, बी है अपने पास थिकनेस, अल्फा और बीटा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर। आपको बताया था मैंने कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर का रोल होता है जो वाटर राइज करता है, क्योंकि आपको पता है अनकन्फाइंड एक्विफर्स में जोन ऑफ सैचुरेशन में ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ठीक है, जो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। बट कन्फाइंड एक्विफर्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द जो वाटर वो मूव करता है, तो वहां पर अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो वहां पर एक फोर्स लगता है जो होती है कंप्रेसिबिलिटी। वाटर की भी होती है, एक्विफर की भी होती है। एक्विफर मतलब सॉइल फॉर्मेशन की, ठीक है। दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं कि वो वाटर को राइज करे, और अल्टीमेटली जो वाटर राइज होता है तो वहां पर कंप्रेसिबिलिटी या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डाउन होता है, ओके। अगर अपन स्पेसिफिक स्टोरेज निकालेंगे तो यहाँ बी को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा गामा अल्फा प्लस बीटा बीटा, जो कि होता है स्पेसिफिक स्टोरेज, ओके। देन अपन बात करते हैं स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन के लिए। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल पहले भी बताया था कि अगर अपन मान सकते हैं कि ये टोटल अपने पास एक सॉइल फॉर्मेशन है, ओके। यहाँ पर अपने पास एक टोटल सॉइल फॉर्मेशन है। अगर इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर को अपन अलग कर दे और वॉल्यूम ऑफ सॉइल को अलग कर दे, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने यहाँ पर अगर एक छोटा सा एक अपने वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपने पास है, ठीक है, और ये कंप्लीट सैचुरेटेड, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें वाटर पर बढ़ते जा रहा है, ये कंप्लीट सैचुरेटेड। कुछ देर बाद जो है वाटर से रिमूव होने लगेगा, उस वाटर को अपन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे एडिशनल वाटर जो ग्रेविटेशनल वाटर वो इससे रिमूव हो जाए। अपन मान सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर है अपने पास, और ये अपने पास मान सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है अपने पास, और इसमें जो वॉइड्स हैं, ठीक है, जो वॉइड है अपने पास पूर्ण रूप से फिल्ड हो गया वाटर से, तो अपन उसको मान सकते हैं कि वो अपने पास VW, ठीक है। तो स्पेसिफिक यील्ड को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? स्पेसिफिक यील्ड को डिफाइन करते हैं द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द एक्विफर पर यूनिट चेंज इन अ नॉर्मल हेड टू द सरफेस। तो जितना भी वाटर जो रिलीज हो रहा है, ओके, जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिलीज हो रहा है, ये अपन को शो करेगा इसका स्पेसिफिक यील्ड कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज अपॉन द टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक यील्ड, ओके।
तो ये प्रॉपर्टी अनकन्फाइंड और सेमी कन्फाइंड एक्विफर की, ठीक है। क्यों अनकन्फाइंड एक्विफर में क्यों डिफाइन किया है? क्योंकि स्पेसिफिक रिटेंशन आपको पता है, स्पेसिफिक यील्ड जो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल वाटर है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी कन्फाइंड में काम नहीं करता है, इसलिए स्पेसिफिक यील्ड को सिर्फ अनकन्फाइंड एक्विफर्स के लिए डिफाइन किए हैं, और सेमी कन्फाइंड के लिए तो है ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द एक्विफर पर यूनिट चेंज इन हेड नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड और रिमूव। यहाँ पर एडेड आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्पेसिफिक टेंशन के लिए, ठीक है। ये है रिमूव फ्रॉम द सैचुरेटेड एक्विफर, ठीक है। यहाँ पर सैचुरेटेड कंडीशन है, तभी यहाँ पर वाटर एडिशनली आया जो कि ग्रेविटेशनल वाटर है, अपॉन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द एक्विफर बिलो द वाटर टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम जो अपने पास चेंज हो रहा है एक्विफर का, ठीक है, वो डिफाइन कर रहा है अपने पास स्पेसिफिक यील्ड का, ठीक है। स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है कि जितना भी वाटर इन्हें होल्ड करके रखा, कितना वाटर होल्ड करके रखा, जितना यहाँ पर वॉइड है अपने पास, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर रिटेन करके रखा है अपॉन द टोटल वॉल्यूम डिफाइन द स्पेसिफिक रिटेंशन, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें रिटेन करके रखा, ठीक है। और अपन दोनों को सम कर देंगे तो वी डब्ल्यू वी टी इज इक्वल टू हो गया अपने पास कितना, वी मतलब जितना भी वॉइड था उसमें या तो अपने पास एडिशनल वाटर था या उसका रिटेन्ड वाटर था, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू हो जाए पोरोसिटी, ओके। ये आप याद रखिएगा, ओके। स्पेसिफिसिटी अपन ने डिजाइन की थी, डिस्चार्ज पर यूनिट ऑफ ड्रॉडाउन, उसकी कैपेबिलिटी बताती है किसी भी वेल की एक्विफर की कि उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कैसे है, ठीक है। वेल यील्ड इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। क्यू अपन टी से इसको डिफाइन करते हैं अपन, क्यू अपन टी के हिसाब से कि इसका यील्ड कितना है, ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, ओके। लीकेज फैक्टर इनवर्स रिलेशनशिप होती है हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस के, हाई वैल्यू ऑफ द लीकेज फैक्टर इंडिकेट द ग्रेजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी परसिस्टेंट फ्लो एज कंपेयर टू द स्टार्टेड स्टेप, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है लेंथ में, ओके। ये मैंने पहले डिस्कस करके रखे थे ड्रॉडाउन स्टैटिक वाटर पंपिंग वाटर का। ये आप याद रख लीजिएगा कि आपको पता है 97% अपने पास सलाइन वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है, तो उसमें मिलियन क्यूबिक मीटर में उसका कितना वॉल्यूम है, ओके। 1386 अपने पास टोटल वाटर है अर्थ में, जिसमें से अपने पास 1350 जो है वो 97% सलाइन वाटर है, 35 मिलियन क्यूबिक मीटर अपने पास 3% जो है फ्रेश वाटर है, ओके। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैंने इसमें लिया हूं। देन अपन बात करते हैं ग्राउंड वाटर डिवाइड की। ग्राउंड वाटर डिवाइड क्या होती है, मैं छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं। मैंने आपको बताया था अनकन्फाइंड अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में अपन जब फ्लो इक्वेशन डिजाइन की थी, अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर एक अनकन्फाइंड एक्विफर है और अपन ने यहाँ पर वेल बनाया, ठीक है। तो इस टाइप का जोन ऑफ अपने पास जोन ऑफ एरेशन में एक अपने पास इन्फ्लुएंस एरिया, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। इतना रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है किसी भी एक्विफर का। तो होता क्या है कि जब भी अपन फ्लो इक्वेशन डिजाइन करते हैं तो एक लिमिटेड पीरियड में एक लिमिटेड एरिया में क्या होता है कि ये जो जोन ऑफ एरेशन जहां सॉरी द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है खत्म हो जाता है, देन ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। देन सेकंड जो वेल है उसका जोन ऑफ रेडियस इन्फ्लुएंस चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जहां पर जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, ये एक्चुअली में ग्राउंड वाटर टेबल की शेप है, ओके। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ डाउनवर्ड यहाँ पर पीक में है, ठीक है। तो जब भी अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, कंटिन्यूसली डिस्चार्ज भी होता रहता है, कंटिन्यूसली उसमें वाटर रिमूव भी करते हैं, ठीक है। तो उसका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट में जहां पर उसका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, ठीक है, वहां पर जो है इनिशियल लेवल आ जाता है। उस केस में क्या होता है कि उसका जो कर्व है वो नेचर बदल देता है, ठीक है। तो ऐसी अपन लाइन जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर डिवाइड। आप सिंपली याद कर लीजिएगा, आपको मैंने अनस्टेडी स्टेट में बताया, बट सिंपली आप याद कर लीजिएगा, इमेजिनरी लाइन फ्रॉम विद ग्राउंड वाटर टेबल स्लोपिंग डाउनवर्ड, यहाँ पर इस पॉइंट से जो दोनों साइड में स्लोपिंग डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन को अपन बोलते हैं ग्राउंड वाटर डिवाइड, ठीक है। In gravity aquifer, while constructing the well, generally bottom one third portion of the aquifer is provided with a well screen। ये क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये क्वेश्चन आया है। ग्रेविटी एक्विफर्स कुछ नहीं होते, अनकन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं, और इन जनरल वन थर्ड जो पोजीशन होती है, लोअर वन थर्ड में अपन जो है वेल स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि थ्योरेटिकली देखा जाए तो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, बट ये क्वेश्चन आया है तो आप याद रखिएगा, जो बॉटम वन क्वेश्चन पोर्शन होता है एक्विफर का, उसमें अपन वेल स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेफ एंट्रेंस वेलोसिटी होती है वेल की 30 मीटर पर सेकंड, mm पर सेकंड, ओके। देन अपन बात करते हैं सीपेज लाइन की। द इमेजिनरी लाइन अबव व्हिच देयर इज एन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड बिलो देयर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अदर एम्बैंकमेंट में आपको बताया था कि सीपेज लाइन बनती है, इस टाइप का एम्बैंकमेंट होता है, यहाँ पर वाटर जो फील्ड होता है, तो इस टाइप की एक सीपेज लाइन होती है जो फॉल करती है यहाँ इसके बेस पे, ठीक है, ओके। देन सीपेज लाइन के नीचे जो वाटर सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर सैचुरेटेड होता है, इसलिए अबव द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है नेगेटिव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। इसलिए वाटर जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करने की कोशिश करता है, ओके। तो आप याद देखिएगा ये सीपेज लाइन कैसे डिफाइन करते हैं, नीचे उसके सैचुरेटेड जोन होते हैं, ऊपर उसके पार्शियली सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जोन होते हैं, और नीचे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है, और ऊपर जो होता है वो नेगेटिव होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, ओके। Then method of the flow for the steady state condition, ठीक है। steady state condition क्या होता है, steady state condition ड्रॉडाउन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। ड्रॉडाउन जो है वो फंक्शन ना रहे टी का, ठीक है।
तो उसको अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसका मतलब है कि जो स्टैटिक वाटर लेवल, पंपिंग वाटर लेवल वो कांस्टेंट हो जाए। एक डिस्चार्ज रेट से अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं वेल में, कि उसका जो पंपिंग वाटर लेवल है और स्टैटिक वाटर लेवल है वो जो है वो कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब है रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, रेट ऑफ रिचार्ज हो रहा है इस एक्वीफर में, वो बराबर हो जाए रेट ऑफ डिस्चार्ज के। ओके, तो अपन ने उसमें इक्वेशन किए थे, थीम इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखने की जरूरत है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके इक्वेशन भी आप याद कर सकते हैं आप लेक्चर में जाके। ठीक है, उसमें कुछ अजम्पशंस भी है, 5 से 6 अजम्पशंस भी लिए हैं उसमें। ठीक है, अनस्टेडी स्टेट की जब अपन कंडीशन, ये रेडियल फ्लो था। ओके, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में जब अपन कन्फाइंड एक्वेशन यूज किए थे तो अपन डिफरेंट टाइप की इक्वेशन यूज किए थे। इसमें सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपने लिमिटेशंस है, उसका सॉल्यूशन है। ओके, थाइस इक्वेशन अपन ने देखे थे। थाइस इक्वेशन क्या होती है? S इज इक्वल टू Q अपन 4 पाई T W और U इज इक्वल टू होता है R² अपन 4TT। ठीक है, इसमें अपन ने ये अनस्टेडी स्टेट कंडीशन है फॉर द कन्फाइंड एक्वीफर। इसमें अपन ने देखे थे बाउंडेशन क्या होता है। बाउंडेशन ये होता है कि अगर अपन को ट्रांसमिटिविटी 4TT में T अपने पास ट्रांसमिटिविटी, ऐसे अपने पास स्टोरेज कोफिशिएंट, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपन S और Q की वैल्यू से नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो अपन अपने पास अगर अपने को S और Q की वैल्यू पता हो, सॉरी S और Q की वैल्यू अगर अपन को निकालना हो, या S और T की वैल्यू अपन को पता हो, तो अपन U निकाल सकते हैं। और U और W के बीच में ग्राफ होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें लाइन सॉरी इक्वेशंस होती है। तो U से अपन W निकाल सकते हो, W और Q को पता तो अपन ड्रॉ डाउन निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अपन S और T की वैल्यू नहीं निकाल सकते बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ Q एंड S। ओके, तो इसी को सॉल्व करने के लिए थाइस इक्वेशन आई थी। थाइस ने क्या किए थे? कर्व फिटिंग पे किए थे, उन्होंने W और 1/U के बीच में ग्राफ और R² अपॉन 1/T के बीच में ग्राफ बनाए थे, उसके कर्व फिटिंग किए थे। तो इस इक्वेशन से क्या अपन S और T मतलब स्टोरेज कोफिशिएंट, ट्रांसमिटिविटी निकाल सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द S एंड Q। ओके, देन कूपर जैकब मेथड भी अपन ने देखे थे कि लिमिटेशन लिए थे कि U की वैल्यू स्मॉल होना चाहिए, U शुड बी लेस देन 0.01। ठीक है, इसका मतलब ये होती है कि वो हायर वैल्यू ऑफ T के लिए होती है, बहुत हाई वैल्यूज होती है T की। आपकी इसमें मैंने डायग्राम बना, ठीक है, तो बहुत स्मॉलर वैल्यूज होती है U के लिए, और इसमें अपन स्टोरेज कोफिशिएंट और ट्रांसमिटिविटी निकाल सकते हैं अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में। बट कंडीशन क्या होना चाहिए? U शुड बी लेस देन 0.01। इसका मतलब है T बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो ड्यूरेशन ऑफ पंपिंग वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ओके, देन चाउस मेथड है, ये तीनों का जो लिमिटेशन उसको सॉल्व करते हैं चाउस ने, जो कर्व फिटिंग को अवॉइड किया था और कूपर जैकब कंडीशन को अवॉइड करके सॉल्यूशन दिए थे कि अपन स्टोरेज कोफिशिएंट और ट्रांसमिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ द फ्लो इन स्टेडी स्टेट कंडीशन एंड कन्फाइंड एक्वीफर, ड्यूपूट थीम इक्वेशन। ठीक है, अपन ने सॉरी यहाँ पर अनस्टेडी स्टेट है ना, आप याद रखिएगा, यहाँ पर अनस्टेडी स्टेट है। अनस्टेडी स्टेट में ड्यूपूट थीम इक्वेशन में assumption लिए थे। आपको पता है कि जो वाटर टेबल है, वो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो होगा स्लोप ऑफ द वाटर टेबल, और जो स्ट्रीम लाइन का कर्वेचर वो इस तरीके से ना होगा। वेल में जो स्ट्रीम लाइन इस तरीके से बनती है जो होगी स्ट्रेट। ओके, ये अपने पास था ड्यूपूट थीम का एजम्पशन। ठीक है, तो ड्यूपूट थीम में इस एजम्पशन को देते हुए अनस्टेडी स्टेट कंडीशन अनकन्फाइंड एक्वीफर्स के लिए डिफाइन किए थे। ओके, देन अपन बात करते हैं पंपिंग टेस्ट। पंपिंग टेस्ट क्या होता है कि अपन कुछ वेल को क्या है पंप करते हैं। ठीक है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्यों पंप करते हैं? क्योंकि अपन को चाहिए होता है दो डेटा, एक तो डिस्चार्ज का डेटा और उसके करस्पॉन्डिंग जो है ड्रॉ डाउन का डेटा। ठीक है, तो इस डेटा से अपन क्या यूज करते हैं? इस डेटा का अपन यूज करके उस एक्वीफर की हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पंपिंग टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट को यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि थाइस इक्वेशन, कूपर जैकब, चाउ में, इन सब में जो है डिस्चार्ज और ड्रॉ डाउन का डेटा यूज होता है, और उस डेटा का यूज करके अपन कैसे स्टोरेज कोफिशिएंट और ट्रांसमिटिविटी निकाल सकते हैं, वो इन मेथड्स का यूज करके स्टेडी स्टेट कंडीशन और अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये इक्वेशंस, ये मेथड इसीलिए डिफाइन की गई है। ठीक है, पंपिंग टेस्ट के लिए। तो पंपिंग टेस्ट क्या होता है? मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्वीफर प्रॉपर्टीज लाइक द स्टोरेज कोफिशिएंट, ट्रांसमिटिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यूजिंग द पंपिंग डेटा लाइक द डिस्चार्ज एंड द ड्रॉ डाउन अंडर स्टेडी और अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, कन्फाइंड एक्वीफर के लिए यूजुअली 24 से 40 आवर की जो है पंपिंग डेटा पर को जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये पंपिंग डेटा और कहां यूज करते हैं? वेल लॉसेस निकालने के लिए आगे अपन देखते हैं। ठीक है, कैविटी वेल्स आर जनरली स्पेशल केस ऑफ द अनकन्फाइंड एक्वीफर व्हिच डू नॉट हैव द स्ट्रेनर टाइप ऑफ वाटर। ठीक है, कैविटी वेल्स का जो होता है इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, अपन मान सकते हैं कि ये अपने पास जोन ऑफ एरेशन है। ओके, जोन ऑफ एरेशन है, इसका मतलब है कि ये अनकन्फाइंड एक्वीफर्स। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी कि बीच में ना ऐसी लेयर आ जाती है, क्ले फॉर्मेशन आ जाता है, बहुत स्टिफ क्ले फॉर्मेशन, जो कि हो जाता है इम्परमेबल। ठीक है, इम्परमेबल क्ले फॉर्मेशन होता है, इसमें जो है वाटर का मूवमेंट नहीं होता। तो ऐसे एक्वीफर्स में क्या करते हैं अपन कि ऐसे वेल्स अपन जो है इस टाइप के खोद देते हैं। इसमें स्ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये स्टिफ क्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोलैप्सिंग की संभावना जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे अपन जो है ऐसे फॉर्मेशन में वेल अपन डिग करते हैं, तो यहाँ पर जो सॉइल फॉर्मेशन है वो उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनिशियल इनके बीच में जो स्मॉलर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है,
वो पहले रिमूव हो जाते हैं, रिमूव होके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप के एक्विफर्स में क्या करते हैं, जब भी डिस्चार्ज करते हैं तो शुरुआत में बहुत फाइन सैंड जो है वो डिस्चार्ज में आती है, बट कुछ देर के बाद क्या होता है इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में कि इस टाइप की एक बैरियर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स हैं अब वो रिमूव हो चुके हैं, अब जो वाटर इजीली फ्लो होके और यहाँ से फिल्टर होके पहले इस कैविटी में आता है, कैविटी से डिस्चार्ज होके क्लियर वाटर, सैंड फ्री वाटर जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो इस टाइप का ये बैरियर बना देता है और एक कैविटी बना देता है। तो इस टाइप के वेल्स को बोलते हैं अपन ग्रेविटी वेल्स, सॉरी, इस टाइप के वेल्स को अपन बोलते हैं कैविटी वेल्स, ठीक है, कैविटी वेल्स। ओके, तो कैविटी वेल्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहली बात इसमें स्ट्रेनर नहीं होता है क्योंकि इस पे स्टिफ क्ले होता है, तो इस कारण से कोलैप्सिंग की संभावना नहीं होती। दूसरा क्या है कि वाटर अगर यहाँ स्टिफ क्ले पर यहाँ पर परवियस नेचर नहीं है इसका, तो जो वाटर है वो बॉटम से ही जा रहा है, ठीक है, थ्रू द कैविटी। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है आपकी कैविटी वेल्स की, ठीक है। तो अपन यहाँ देखते हैं कैविटी वेल्स आर द स्पेशल केस ऑफ द अनकन्फाइंड एक्विफर्स व्हिच डू नॉट हैव द स्ट्रेनर पाइप एंड वाटर एंटर्स फ्रॉम द बॉटम ओनली। ओके, द कैविटी वेल्स ट्यूबवेल इज कंस्ट्रक्टेड इन अनकन्फाइंड एक्विफर ओवरलेन बाय द क्ले लेयर मोर देन 3 मीटर। तो ये एक स्टैंडर्ड फेस कर दिए हैं कि कोई स्टिफ क्ले है अगर 3 मीटर से ज्यादा ओवरलेन करते हैं किसी भी एक्विफर में तो अपन उसको मानते हैं कैविटी वेल्स, ठीक है। ये शैलो वेल्स होते हैं, ठीक है। इन अ ग्रुपिंग ऑफ वेल्स द वेल शुड बी रेडियस ऑफ द इन्फ्लुएंस 200 मीटर के। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेडियस ऑफ वेल क्या होता है कि ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो कोई भी वेल डक करते हैं अपन तो एक वेल से दूसरे वेल के बीच में उसके रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर होना चाहिए, नहीं तो उसका जो है डिस्चार्ज वो कम हो जाता है। डिस्चार्ज क्यों कम हो जाता है, मल्टीपल वेल सिस्टम में आपको बताया था कि अगर एक दूसरे के रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस को वो क्रॉस करते हैं तो उसका जो ड्रा डाउन है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो जो भी वेल्स है उनके बीच में इतने डिफरेंस रखना चाहिए कि उसका जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कम से कम सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसके रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस से दूर हो, ओके, या फिर 200 मीटर से बाहर हो, ओके। देन अपन बात करते हैं वेल लॉसेस का। वेल लॉसेस क्या होते हैं, वेल लॉसेस कुछ नहीं है, टोटल ड्रा डाउन है, ओके। जो ड्रा डाउन हो रहा है वो अल्टीमेटली वेल लॉसेस के कारण हो रहा है। वेल लॉसेस होते क्या है, मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ पर वेल है किसी भी सॉइल फॉर्मेशन में और वाटर से एंटर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये परफोरेशन होते हैं वेल स्ट्रेंस में, ठीक है। तो इनके बीच में क्या छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, बट ओपनिंग से ही वाटर अंदर आ जाता है। बट कुछ जो वाटर होता है कि वो ओपनिंग के थ्रू जा रहा है, बट कुछ बैरियर आ रहा है बीच में, ठीक है, कि ओपनिंग्स तो कुछ पार्ट में है, कुछ पार्ट में जो है वहां पर बैरियर आ रहा है, ठीक है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये वाटर लैमिनरी फ्लो कर रहा है, उसके बावजूद इसमें जो है वो पूर्ण रूप से जो परफोरेशन वहां पर पार्शियल है, इसलिए पूर्ण रूप से जो वाटर है वो नहीं आ पा रहा है, इसको अपन बोलते हैं लैमिनर लॉस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक चीज मैंने और बताया था कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे डार्चिस लॉ हालांकि फॉलो हो रहा है, यहाँ पर लैमिनर फ्लो है, बट इसकी वेलोसिटी ऑफ द वेल में किनारे किनारे क्या होता है कि स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स वो चल जाते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रांसमिशन जो है जो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सैंडी नेचर का हो जाता है वेल, इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर जो रेनॉल्ड नंबर है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है और यहाँ पर टर्बुलेंट क्रिएट हो जाता है, उस कारण से एक एडिशनल ड्रॉ डाउन आता है जिसको अपन बोलते हैं टर्बुलेंट लॉस, ठीक है। तीसरा लॉस होता है एंट्रेंस लॉस, ओके। एंट्रेंस लॉस किस लिए हो रहा है कि एंट्रेंस लॉस जो हो रहा है वो ओपनिंग्स के कारण हो रहा है। ओपनिंग्स कभी कभी बीच में बैरियर हो जाती है, क्लॉग बन जाती है, तो वो एक वहां पर एंट्रेंस के लिए बैरियर शो करता है, जो कि अपन होते हैं उसको एंट्रेंस लॉसेस, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। सबको सम अप कर देंगे तो टोटल लॉस जो हो जाएगा लैमिनर लॉस प्लस टर्बुलेंट लॉस प्लस एंट्रेंस लॉस, या अपन बोलते हैं C1Q प्लस C2Q स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर C2 है, ओके। तो अपन इसको कैसे एक ग्राफ बनाते हैं Q बटेड S बाय Q का, अपन इसको यहाँ से बोल सकते हैं कि टोटल लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा C1Q प्लस C2Q, ठीक है, और S बाय Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2Q, ओके। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बन गई है। अगर अपने पास एक स्ट्रेट लाइन मिलता है Q वर्सेस SW अपन ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो स्लोप है अपने पास C2 दे देगा और इंटरसेप्ट को C1 दे देगा। इस तरीके से अपन वेल लॉसेस निकालते हैं, ओके। इतना आपको नहीं पूछेंगे, बट आप इन जनरल याद कर लीजिएगा वेल लॉसेस होते क्या है, ड्रा डाउन होते हैं, उस कारण से ड्रा डाउन होता है, इसलिए वेल लॉसेस कुछ नहीं है, बस ड्रा डाउन है, और वो 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंडीशन इन अ वेल, ड्रा डाउन रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम फॉर द कांस्टेंट डिस्चार्ज। अगर कांस्टेंट डिस्चार्ज करते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, मैंने आपको पहले बताया था डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है कि उसका स्टैटिक वाटर लेवल, पंपिंग वाटर लेवल कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब है ड्रा डाउन उसका नहीं बढ़ता, कांस्टेंट हो गया है, ओके। देन अपन बात करते हैं वेल डेवलपमेंट। वेल डेवलपमेंट क्या है, वेल डेवलपमेंट अपन इसको मैं कवर नहीं कर पाया, बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है कि जब भी अपन कोई भी वेल से अगर पंपिंग करते हैं तो होता क्या है कि इनके किनारे जो है वो क्ले पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं, जो ओपनिंग्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। ओपनिंग्स को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब है ट्रांसमिशन रुक रहा है, इसका मतलब है वेल यील्ड कम हो रही है। तो वेल डेवलपमेंट अपन यूज करते हैं इस टाइप की कंडीशन को हटाने के लिए। तो इसको जो ओपनिंग्स को बंद करते हैं, यहाँ पर क्ले फॉर्मेशन से जाते हैं स्ट्रेनर के आसपास, इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल इंक्रस्टेशन। मैकेनिकल इंक्रस्टेशन क्या होता है, रिफर्स टू द डिपोजिशन ऑफ द क्लो मटेरियल अराउंड द वेल स्ट्रेनर, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन है उसको बैरियर के काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए अपन वेल डेवलपमेंट की प्रोसेस यूज करते हैं। वेल डेवलपमेंट क्या है, द प्रोसेस टू रिमूव द फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया अराउंड द वेल स्क्रीन
रिमूव द मैकेनिकल इंक्रस्टेशन, ठीक है। इस मैकेनिकल स्टेशन को रिमूव करने के लिए या अराउंड द वेल स्क्रीन को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है अपन फॉर द वेल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या है, इसका यील्ड बढ़ जाता है क्योंकि ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, सैंड फ्री क्लियर वाटर आता है क्योंकि ये जो क्लॉग्स करते कभी कभी ये पार्टिकल जो है वो डिस्चार्ज कर देते वेल में और डिस्चार्ज हो जाते हैं बाहर, ठीक है, इसलिए सैंड फ्री क्लियर वाटर आने लगता है अपन को वेल डेवलपमेंट से। सेटल एंड अरेस्ट द ग्रेवल पैक्स और स्टेबलाइजिंग द ग्रेवल पैकिंग, ये आसपास की ग्रेवल पैकिंग है ये भी डिस्टर्ब हो जाती है क्ले पार्टिकल के डिपोजिशन के लिए से, इस कारण से क्या होता है कि वहां पर एक इंस्टेबिलिटी बन जाती है, उसको स्टेबल करने के लिए अपन वेल डेवलपमेंट यूज करते हैं। क्या स्टेप्स होती है, रिवर्सल ऑफ द फ्लू थ्रू द केजिंग पाइप, ठीक है। तो जैसे अपन डिस्चार्ज ऐसे कर रहे हैं तो कभी कभी जो अपन जो है रिचार्ज करते हैं वाटर को केजिंग पाइप से, तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स है ये क्ले पार्टिकल्स ये दूर हो जाते हैं। इंक्रीज द वाटर मूवमेंट फ्रॉम द एक्विफर टू वेल बाय ब्लोइंग द हाई प्रेशर एयर, कभी कभी इसमें हाई प्रेशर एयर इंजेक्ट करते हैं तो इस कारण से क्या होता है कि जो क्ले पार्टिकल्स है वो दूर हो जाते हैं। स्टेबलाइजिंग द एक्विफर टू प्रिवेंट द सैंड पंपिंग एंड इंक्रीज द सर्विस लाइफ फॉर द पंप, ये भी एक एडवांटेजेस होते हैं कि अगर ये क्लियर वाटर होगा तो उससे जो पंप की लाइफ है वो बढ़ जाती है, ओके, सैंड फिट पंपिंग होती है। देन अपन बात करते हैं वेल लॉग। वेल लॉग मैंने आपको बताया था सैंपल्स लेते हैं स्टडी पर्पस के लिए, ये बोरिंग के टाइम में लेते हैं, ओके। आइसेंट्रोपिक होमोजेनियस, दो टाइप के जो सॉइल फॉर्मेशन होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के बेस पे, अगर डिफरेंट टाइप के लेयर से सॉइल फॉर्मेशन की उसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो डिफर हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर K1 है, यहाँ K2 है, यहाँ K3 है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स में अगर अलग अलग है तो उसको अपन बोलते हैं नॉन होमोजेनियस, या फिर अगर सेम है तो उसको अपन बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सेम इन ऑल लेयर्स को बोलते हैं होमोजेनियस, और अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी विद इन अ फॉर्मेशन विद इन अ लेयर में अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, ठीक है, KX KY KZ, ठीक है, अगर ये अलग अलग है तो उसको बोलते हैं अपन अगर सेम है तो उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, ठीक है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सेम इन ऑल डायरेक्शन में सेम रहे तो उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, ओके। तो ये है अपना एंड ऑफ द लेक्चर 3। ये लेक्चर भी थोड़ा बड़ा बन गया बट थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, थोड़ा संयम रखिएगा, मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लूंगा, जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर लूंगा। 5 से 6 लेक्चर आप कुछ नहीं तो उसको मल्टीपल टाइम देख लीजिएगा, उसके नोट्स बना के रख लीजिएगा, बट इसको मिस नहीं करिएगा एग्जाम के पहले, ओके। थैंक यू। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।